वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 जून 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल दुनिया के पहले फिशिंग कैट सेंसस के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में चिल्का लेक में कंडक्ट किया गया। चिल्का लेक जो कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून भी है। इस सेंसस में ये पाया गया कि वहां पर 176 फिशिंग कैट्स प्रेजेंट हैं। इस सेंसस को कंबाइंडली कंडक्ट करवाया गया चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट यानी कि TFCP का। तो ये दो अथॉरिटीज रही जो इस पूरे सेंसस के कंडक्शन में इन्वॉल्व रही। दोज वर चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड TFCP द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर ये फिशिंग कैट का पहला सेंसस है जो पूरी दुनिया में कहीं भी किया गया हो। तो चूंकि ये बाहर होने के बाद एक पहला सेंसस हो गया पूरी दुनिया का, इस लिहाज से जरूरी तो हो ही जाता है। फर्दर वही 176 फिशिंग कैट्स अवेलेबल हैं, इसकी जानकारी मिली। ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के मैप में ये चिल्का लेक है जहां पर ये फिशिंग कैट का सेंसस कंडक्ट किया गया है। फिशिंग कैट के बारे में बात करें तो ये जो घरों में बिल्लियां आप देखते हैं उनके साइज की दोगुनी साइज की होती हैं। नॉकटर्नल होती हैं, रात में ही चलना भी पसंद करती हैं, शिकार भी रात में करती हैं। इनका शिकार मेनली फ्रॉक्स, स्नेक्स, बर्ड्स, स्कैवेंजर्स और कोई भी बड़ा एनिमल अगर मर गया तो उसका जो अवशेष होता है वही होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये आपको ईस्टर्न घाट में जो अलग अलग पैचेस हैं वहां पे मिल जाएंगे। फर्दर जो एस्चुरियन फ्लड प्लेन है जहां का पानी बहुत ज़्यादा खारा नहीं होता, मीठा भी नहीं होता, वहां पर मिल जाएंगे। जो टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है और इनलैंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, इन सभी जगहों पर आपको ये फिशिंग कैट्स मिल जाएंगी। फर्दर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो सुंदरबन का एरिया है पूरा, वहां पर भी फिशिंग कैट्स बहुत संख्या में मिल जाती हैं। फिशिंग कैट्स इसके अलावा चिल्का जो लगून है और आसपास के जो अन्य वेटलैंड्स हैं, जो उड़ीसा या कोरिंगा और कृष्णा मैंग्रोव का जो एरिया है आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी अवेलेबल मिलेंगे। प्रोटेक्टेड स्टेटस की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है। काफी थ्रेट है इनको वैसे, लेकिन फिर भी इनका जो पहले स्टेटस इंडेंजर्ड हुआ करता था उससे इंप्रूव करके इसे वल्नरेबल कर दिया गया। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट के बारे में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इस ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। लाइफ मूवमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव करने हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे। लाइफ का जो आइडिया है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था 26 जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, या क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था COP26 2021 में ग्लासगो में। उसी तरह उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जहां पर लोग एक ऐसी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें जिससे एनवायरनमेंट कंजर्व हो, ना कि उसे नुकसान पहुंचे। इसके जरिए हम एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को फोकस में रखते हैं। सभी लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाता है कि वो माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन करें जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका, ना कि माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन करें रिसोर्सेस का। विजन ये है कि इसके जरिए हम पूरे प्लेनेट को एक ऐसी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और जो लोग ऐसी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे उन्हें कहा जाएगा प्रो प्लैनेट पीपल। ये लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स भी इसी का हिस्सा है, जहां पर जो कई सारे एकेडमिक्स हैं, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें कहा जाएगा कि आप रिसर्च पेपर्स लेकर आइए ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में जो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करेगा, जिसके जरिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस या परसुएट कर सकें कम्युनिटीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि कैसे वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल ऑप्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत जरूरी हैं। देखा जाए तो अब रेडिकल चेंजेस की जरूरत आ गई है। कुछ समय पहले एक न्यूज और आई थी अर्नी हेस की, अगर आपको एक थियरी है डीप इकोलॉजिज्म और शैलो इकोलॉजिज्म की, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो, जिसमें उन्होंने कहा कि शैलो इकोलॉजिज्म का जो टाइम है, उस न्यूज आर्टिकल में बेसिकली ये कहा जा रहा था, वो जा चुका है। शैलो इकोलॉजिज्म में होता यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जो मॉडरेट हों, उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखने के साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। जबकि जो डीप इकोलॉजिज्म है वो ये कहता है कि हमें ऐसे बदलाव करने होंगे जो रेडिकल हो, क्योंकि जो हल्के फुल्के बदलाव हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बचा नहीं पाएंगे। अब रेडिकल चेंजेस करके ही हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट को लेकर जो लोगों की लाइफस्टाइल है उसे सेंटर में रख के बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, जहां पे अर्नी हेस की जो थियरीज रही डीप इकोलॉजिज्म और शैलो इकोलॉजिज्म, उसे भी हाईलाइट किया गया। फर्दर जो अभी ये ग्लोबल इनिशिएटिव है लाइफ मूवमेंट, इस पर भी चर्चा की जा रही है, जहां पे हमारे व्यवहार को या लाइफस्टाइल को सेंटर में रख के ये बात कही जा रही है कि एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल eVTOL के बारे में है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ये कहा कि सरकार उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है जहां पर हम दुनिया भर में
जो ईवीटोल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे और कहेंगे आप आइए भारत में अपनी यूनिट्स लगाइए और ईवीटोल का मैन्युफैक्चर स्टार्ट करिए। ईवीटोल स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल का मतलब आप समझ रहे होगा, ये एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो बिल्कुल ऐसे ही टेक ऑफ कर लेगा और ऐसे ही लैंड कर जाएगा, बिल्कुल वर्टिकली। एयरक्राफ्ट की तरह जो कन्वेंशनल कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी तरह इसे रनवे पे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप इसे हेलीकॉप्टर की तर्ज पे देख सकते हो या फिर एक ड्रोन की तरह। जो ईवीटोल एयरक्राफ्ट है ये इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करेगा होवर करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए वर्टिकली। जो ईवीटोल है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हम एक कॉम्प्लेक्स प्रपल्शन सिस्टम एयरफ्रेम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। जो प्रपल्शन सिस्टम होता है वो किसी भी एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करवाता है, ना केवल एयरक्राफ्ट को बल्कि सबमरीन्स को। जो थ्रस्ट होता है वो उस एयरक्राफ्ट को उड़ने में या आगे बढ़ने में मदद करता है। कन्वेंशनली बहुत ही कम प्रपल्शन यूनिट्स लगाई जाती हैं। ये जो पंखे आप देख रहे हो ये एक थ्रस्ट देता है एयरक्राफ्ट को। अगर हम कई सारी जगहों पर कई सारे इस प्रकार के फैंस इंस्टॉल कर दें तो ये अलग अलग जगहों से कई सारा बहुत सारा प्रपल्शन क्रिएट करेंगे। ये जो प्रपल्शन है वो किसी एक जगह पे सेंटर्ड नहीं होगा जिसके लिए हमें एक बहुत बड़े इंजन की आवश्यकता पड़े, बल्कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे एयरक्राफ्ट के एक फ्रेम पर। ये एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर हमने एक फ्रेम लगाया और वहां पर हमने कई सारे प्रपल्शन यूनिट्स को इंस्टॉल कर दिया, जिससे ये पूरा जो प्रपल्शन थ्रस्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक प्रपल्शन के ग्रो होने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। जैसे यहां पे देखिए, इसी आप एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, यहां पे 4 प्रपल्शन यूनिट्स लगा दी गई हैं जो इसे अलग अलग जगहों से थ्रस्ट देंगे। अब इस केस में आपको बहुत बड़े इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहले हो नहीं पाता था बिकॉज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। हमें इसके लिए चाहिए एडवांस बैटरी, फ्यूल सेल या इलेक्ट्रिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो आसानी से कम एनर्जी में कम स्पेस में इस प्रपल्शन को रन करवा सकें। अब जो न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसे इंपार्ट कर रहे हैं हम। अर्बन एयर मोबिलिटी में इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आने वाले समय में किया जाएगा। ईवीटोल का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक रनवे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है ग्लोब के ट्रांसपोर्टेशन नीड के लिए। हमें सड़कों की आवश्यकता नहीं होगी। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर कर पाएंगे। ये नई पॉसिबिलिटीज ओपन करता है बिकॉज जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें बड़े इंजन्स लगाए जाते हैं, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। आप उनको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह टर्न नहीं कर पाएंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली टर्न नहीं कर पाएंगे। उनकी इफिशियंसी और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इतने इफिशियंट नहीं होंगे जितने कि ये ईवीटोल होंगे। मोरओवर जो ईवीटोल्स हैं ये थर्ड वेव हैं एरियल रिवोल्यूशन के। पहले वेव्स में आए कमर्शियल प्लेन्स, दूसरे वेव्स में आए हेलीकॉप्टर्स और तीसरे वेव्स में आ रहे हैं ईवीटोल्स, जिनका इस्तेमाल हम स्मॉल स्केल पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज संप्रीति के बारे में है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये 5 जून से शुरू हो चुकी है, 16 जून के बीच में चलेगी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपस में दोनों देश अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएं। कई सारे एस्पेक्ट्स में दोनों देश कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं उसकी तैयारी करें। इससे दोनों देशों की जो भी मिलिट्रीज है उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके माध्यम से हम काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे। कुछ और भी एक्सरसाइज का यहाँ पर जिक्र है, उसे देख लीजिए। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, एक्वेरिन मालदीव्स के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में है। हाल ही में इसे रिलीज किया गया। किसने रिलीज किया, ये होगा एक जरूरी सवाल। जवाब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ये एक एनवायरमेंट का एनजीओ है, एनवायरमेंटल एनजीओ है। ये साल में एक बार रिलीज किया जाता है पब्लिक सोर्सेज का इस्तेमाल करके, जहां पे एनवायरमेंट की दशा को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं चल क्या रहा है। क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि इंडिया अपना 72% सीवेज बिना ट्रीट किए ही डंप कर देता है। 10 राज्य तो ऐसे हैं जहां सीवेज को ट्रीट किया ही नहीं जाता। ये जानकारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा से ही निकाली गई है। फर्दर इंडिया में जितनी भी कोस्ट लाइन है जो कि 6907 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका अगर आप 1/3 हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें इरोजन देखा जा रहा है 1990 से 2018 के बीच में, और ये सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का 60% शोर लाइन अंडर इरोजन है। रीजंस ये हैं कि साइक्लोन्स बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, इसके अलावा हार्बर्स का कंस्ट्रक्शन, बीच माइनिंग और डैम्स का बनाया जाना, ये कई सारे कारण हैं। फर्दर ओशन हेल्थ इंडेक्स
जो ये बताता है कि दुनिया भर में कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा रीजन है जो ओशन के रिसोर्सेस को सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो 2012 से 2021 के बीच में ये जो इंडेक्स है इसमें इंप्रूवमेंट आया है, मतलब जो दुनिया है अब वो ओशन का इस्तेमाल सोच समझ के कर रही है। लेकिन इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में भी गिरी है, मतलब दुनिया भले ही आगे जा रही हो लेकिन हम अभी भी ओशंस के रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में है। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को अभी हाल ही में चाइना ने अपनी स्पेस स्टेशन में भेज दिया। तियांगोंग स्पेस स्टेशन में 7 घंटों की यात्रा करने के बाद ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो वहां पे जाके डॉक कर जाते हैं, जहां पे उन्हें 6 महीने तक रहना है और वो स्पेस स्टेशन का जो फाइनल काम है उसे कंप्लीट करेंगे, पूरी तरीके से इसे ऑपरेशनल बनाएंगे, जिसके बाद 2022 के अंत तक ये जो चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये फंक्शनल हो जाएगा और ये वर्तमान में एग्जिस्टेंस में रहते हुए दूसरा दुनिया का स्पेस स्टेशन बन जाएगा। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अपने आखिरी स्तर पे है, जल्दी ही इसे हो सकता है ऑपरेशन से बाहर कर दिया जाए। तियांगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस। इनका जो ये स्पेस स्टेशन है ये 10.4 मीटर लंबा है, 3.35 मीटर वाइड है अपने वाइडेस्ट पॉइंट पे, और इसका वेट 8.6 मैट्रिक टन है। जो स्पेस स्टेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, 340 से 450 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में। फर्दर ये 2022 के अंत तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ये है कि ये चाइना को मदद करेगा कि वो और उसके एस्ट्रोनॉट्स पूरी दुनिया को सही तरीके से देख पाएंगे, निगरानी कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे पूरी वर्ल्ड को, फर्दर एक्सप्लोरेशन भी कर पाएंगे यूनिवर्स का। चाइना का जो एम रहा है कि वो 2030 तक एक मेजर स्पेस पावर बने, ये उसको भी पूरा करेगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक रेप्लिकेशन है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है। चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि चाइना को पार्टनरशिप मिल जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन 2011 में सीधे मुंह पे चाइना को मना कर दिया गया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। उसके बाद से ही चाइना इस जद्दोजहद में लग गया कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, जो अब तैयार भी हो गया है। इंडिया भी ये जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका हिस्सा नहीं है और इंडिया खुद भी प्लान कर रहा है कि हमारे पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए जैसे चाइना के पास है। लेकिन हमारे लिए ये बात अभी भी बहुत दूर है। दुनिया के कुछ और स्पेस स्टेशन जो प्लान्ड हैं, चाइना ने तो अपना लगभग कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा है लूनर गेटवे, जहां पे जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फंक्शनल नहीं रह जाएगा तो इसी के 4 पार्टनर्स बाहर निकलेंगे, नासा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये सभी मिलकर एक नया स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर होगा और ये जो स्पेस स्टेशन है ये अर्थ को नहीं बल्कि मून को ऑर्बिट करेगा। इस प्रकार का ये पहला स्पेस स्टेशन बनेगा जो वर्तमान के स्पेस स्टेशन से ज्यादा एडवांस होगा। इसके अलावा रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन, ये भी 2025 तक अपना काम शुरू करने वाले हैं कि ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इनका काम 2025 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा स्टार लैब को बनाने की तैयारी चल रही है नैनो रैक्स के द्वारा। ये एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज के लिए स्पेस स्टेशन तैयार करेगी लो अर्थ ऑर्बिट में। ये प्लान है। इसके अलावा इंडिया ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान किया है। इंडिया का प्लान यह है कि हम 20 टन का एक स्पेस स्टेशन गगनयान मिशन के बाद डिप्लॉय करेंगे, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है उसके बाद, और ये काम शुरू होने के 5 से 7 साल बाद तैयार हो जाएगा। हमारे पास अभी भी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है, मतलब इस दिशा में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टैगफ्लेशन के बारे में है। दुनिया भर के अथॉरिटीज और सेंट्रल बैंकर्स ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि दुनिया जल्दी ही स्टैगफ्लेशन फेस करेगी, जहां पे ग्रोथ लो होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, इन्फ्लेशन भी हाई होगा। इस लिहाज से इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। स्टैगफ्लेशन ये जो शब्दावली है इसे 1965 में यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कॉइन किया था। नाम था लेन मैकलियॉड। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं और फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन जाती है। ये 4 सिचुएशंस यहां पे दिखाई गई हैं जहां पे स्टैगफ्लेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो। जीडीपी नीचे जाती है और डिमांड भी नीचे चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन इस लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि अगर ग्रोथ नीचे जा रही है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट, या फिर डिमांड गिर रही है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाना होगा। इन जनरल क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तब इन्फ्लेशन आता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब डिमांड गिर रही है तब इन्फ्लेशन आ रहा है। जब डिमांड बढ़ी हो और तब इन्फ्लेशन आ रहा हो तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है बिकॉज आप मनी सप्लाई विड्रॉ कर लेते हो।
लेकिन डिमांड गिर रही है और फिर भी इन्फ्लेशन आ रहा है, ऑपोजिट कंडीशन है, इसमें आप करोगे क्या? इन दैट केस आप मार्केट से पैसे और नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप और निकालोगे तो डिमांड और गिर जाएगी, और डिमांड तो ऑलरेडी गिर रही है, आपकी ग्रोथ भी डाउन जा रही है। तो गिरती हुई ग्रोथ और गिरती हुई डिमांड से लड़ने के लिए आवश्यकता क्या होती है कि अब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाओ, और जैसे ही आप मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाओगे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और भी ज्यादा ग्रेव हो जाएगा। तो स्टैगफ्लेशन इस लिहाज से काफी खतरनाक हो जाता है, बिकॉज इसका जो सोल्यूशन है मनी सप्लाई को बढ़ाना, उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। तो यही डिस्क्रिप्शन यही है कि जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्राइस लेवल फिर भी बढ़ता रहता है। डेंजरस इसीलिए है बिकॉज हायर पब्लिक स्पेंडिंग के माध्यम से या लो इंटरेस्ट रेट करके हम इस सिचुएशन को काउंटर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऐसा करते ही इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इससे प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ये मेजर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इसके संबंध में काफी कंसर्न्स रहते हैं। मामला स्टैगफ्लेशन का रिविजन करते हैं। फिशिंग कैट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 2 में है, गलत है, ये शेड्यूल 1 में है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ मूवमेंट, यूनिपी का इनिशिएटिव है, गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये। ईवीटोल एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करेगा, ये हुआ टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए वर्टिकली, दैट्स ट्रू। तियांगोंग स्पेस स्टेशन हाई अर्थ ऑर्बिट में है, गलत है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। स्टैगफ्लेशन, इसमें साइमल्टेनियस इंक्रीज होती है प्राइसेस में और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेशन फेस करती है, ये सही है। तो हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।